हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इरोटेरिया बिहार सचिवालय के लिए वॉल्यूम सेकंड से प्रैक्टिस सीट नंबर 10 को बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कि आपका जो आंतरिक ग्रह है यह नहीं है, इन चारों में से बताइए। देखिए बुध, पृथ्वी, शुक्र, ये सारे देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है ना, इसको आप पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हो। ठीक है, बाद बाकी जो आपका यहाँ पे बृहस्पति है और इसके अलावा शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ना बाह्य ग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि मंगल ग्रह के बाद जो ग्रह आता है ना उसे आप बाह्य ग्रह के नाम से जानते हो, जिसमें कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ध्यान आ सकता है आपको कि प्लूटो को किस में रखा जाता है, तो आपको पता है कि प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, अब उसे बौने ग्रह की श्रेणी में दिया जा चुका है। नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, बताइए, उस इंसान का नाम बताना है। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पाइथागोरस। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से ना लटका हुआ है। अगर आपको ध्यान हो कि सर आइजैक जो न्यूटन है इन्होंने क्या कहा था, तो इनके द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ठीक है, जेम्स जीन के बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने नारंगी के बजाय ना नाशपाती के बराबर बता दिए थे। इन्होंने किसने? जेम्स जीन ने। अब आर्यभट्ट है, इनके बारे में समझिए। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपको अगर ध्यान हो तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की भी गणना करी थी। ठीक है, नंबर थर्ड में बताना है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है, चुनिए और उसे आप टिक करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है इसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। बिल्कुल सही बात है, हुआ था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 पार्ट लिया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होना तय है। क्या है तो देखिए, गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यह आपका गलत है। गुप्त सम्राट अगर पूछेगा कौन से धर्म के, तो वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष अगर आपसे पूछेगा कौन सा कहाँ पर है, तो देवगढ़ यानी कि झांसी में जो दशावतार मंदिर है यही है। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहली बार किसी के सती होने का जो प्रूफ है ना, सती होने का, वो कहाँ से मिलता है, तो यहीं से मिलता है। भानुगुप्त का जो आपका एडन अभिलेख था ना, वहाँ से 510 ईस्वी के आसपास का भानुगुप्त का जो एडन अभिलेख है, वहीं से किसी के पहली बार सती होने के बारे में प्रूफ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था, बताना है। नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमीर हसन। अमीर हसन और अमीर खुसरो ना, ये दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, गजनी का नहीं था। महमूद गजनी के दरबारी कवि में कौन कौन सा, तो ये आपका अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतबी है, फारूकी नाम भी आपको पहले बहुत बार बताया जा चुका है, फारूकी भी थे। ठीक है, देखिए महमूद गजनी से संबंधित कुछ बात है कि सबसे पहला आक्रमण पूछेगा महमूद गजनी के द्वारा कब करा गया था, तो 1001 ईस्वी में सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, इसके बाद अंतिम आक्रमण आपसे पूछा जाता है, 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था भारत पर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम बताइए, तो ऑप्शन ए राकापोसी आपको बता देना है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। कहाँ पर है भाई यह बताइए, तो लद्दाख में होगा। देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन बताया जाएगा ना, तो कोशिश किया जाएगा आपसे जवाब पूछने का। आप ना हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे ही सवाल कुछ पूछा जाता है, माइंड में रिकॉल करिए कि उसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सचिवालय का डेट बहुत ही पास में है, अभी से अच्छे से मेहनत करके आप पढ़ाई करते चलिए। भारत के जनांकीय इतिहास के संदर्भ में किस काल को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1921 में। चलिए पहले पीछे वाले क्वेश्चन को और समझिए। देखिए विश्व की सर्वाधिक तीव्र धार वाली चोटी पूछा है, आपने राकापोसी बता दिया। ठीक है, लद्दाख में है।
अब समझिए, जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, इसके बारे में लास्ट वाले साइड क्लास में भी आपको बताया गया था कि भारत की सर्वोच्च यह पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई आपको ऐसे 8, 6, 1, 1 करके बताया गया था, ठीक है, इतना मीटर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में समझिए, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जा सकता है ना, माउंट एवरेस्ट की 8850 आपको बता देना होता है। और माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आप समझ पाए। यहाँ पे आपने देख लिया, भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष का पूछे तो ऑप्शन आप यहाँ पे सी 1921 टिक करेंगे। समझिए, क्योंकि ना 1911 से 21 ईस्वी के बीच में ना भारतीय जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है ना, वो ऋणात्मक में रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। वर्ष 1911 से लेकर के वर्ष 1921 तक का जो टाइम पीरियड रहा था, इस 10 वर्षों में ना भारत की जनसंख्या वृद्धि ना बढ़ने के बजाय ना घट गया था। समझ पा रहे हैं, -0.31% हो गया था। जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ घट गया था, इसीलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। और जन्म दर की अधिकतम होने का जो मतलब कारण की वजह से पूछेगा ना, 1951 को लघु विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु को आप भारत में सबसे पहले समझिए 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु होता है। कब से कब तक होता है शरद ऋतु? तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु भारत में होता है, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, काली मिट्टी। काफ़ी बार बताया जा चुका है, अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, खास करके इस वाले क्वेश्चन को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको हरिके बैराज बता देना होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम ना पंजाब का जो आपका हरिके बैराज है, इसी के पास में व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है, ठीक है। मुख्य नहर की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है, तो 649 किलोमीटर आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। चलिए नंबर देखिए, अ यूट्यूब फैमिली विथ ओवर 26 लाख स्टूडेंट्स, तो इसका आपने बीएसएससी का जो सेट नंबर फर्स्ट है, यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट के बारे में कहा जा रहा है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, देख लीजिएगा। एडुटेरिया का काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन वगैरह उसमें भी दिया हुआ है, वॉल्यूम फर्स्ट का टोटल सेट में, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 10 है कि रेल यात्रियों के लिए खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, मिशन अमानत सही जवाब है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु वर्ष 0 से 6 वर्ष के लिए पूछा है कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, किशनगंज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें, कौन सा है जो यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है? देखिए, मिजोरम के लिए आप उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन सही जवाब हो जाएगा। बिहार के लिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पे आपका ये कहाँ पर है समझ लीजिएगा। सबसे पहले लक्षद्वीप अरब सागर में यह है, ठीक है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब सदा रहित जो वन होता है ना, ये पाया जाता है। पर्णपाती यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान आपका कांटेदार वन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक यंत्र है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, धारवाड़ तंत्र आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यंत्र है, तंत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारवाड़ तंत्र सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, मैक्सिको को। देखिए, यूनेस्को के द्वारा ना 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में ना हर वर्ष जो मनाया जाता है, ये विश्व की पुस्तक राजधानी इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नंबर 15 पे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना तो था, तांबा भी था, चांदी भी था, बट लोहा नहीं था। ऑप्शन डी टिक कर देना है आपको यहाँ पे। देखिए, कुछ बात सवाल पूछा जा रहा है, चलिए आप अपने आप को रिकॉल करिए। तो बताइए कि
जुता हुआ जो खेत था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? ऑप्शन दिया जा रहा है कालीबंगा या फिर लोथल। जवाब सोचिए आप। अगर आपका जवाब कालीबंगा है तो आप बिल्कुल सही हो। जुता हुआ खेत का जो प्रूफ है ना कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए बताइए कि नर्तकी की जो कांस वाली मूर्ति मिली है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगन से मिला है? तो समझिए, नर्तकी की कांस मूर्ति का साक्ष्य पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब बताइए कि जो जल प्रबंधन का साक्ष्य है ना प्रूफ है वो कहाँ से मिला था? ऑप्शन है बनावली, धौलावीरा या फिर मेहरगढ़। तो उन्नत जल प्रबंधन का जो प्रूफ है ना धौलावीरा से मिला था। ठीक है, चलिए और एक सवाल काफ़ी इजी है, इसका जवाब आप जरूर मन में सोचिएगा और सही बताइएगा। कृषि का पहला प्रूफ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सुनिए, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर कोल्डिहवा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? अगर आपका जवाब मेहरगढ़ है तो आप बिल्कुल सही हो। कृषि का पहला प्रूफ मेहरगढ़ से ही मिला है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन सी, अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में क्राउन ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको दिया गया है, यहाँ से सवाल एक बनकर आता है हर एक एग्जाम में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, टेस्ट लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके का। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सही जवाब बारदौली में हुआ था। नंबर 18 है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर डी, उसे आप सुमंत के नाम से जानते थे। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण के लिए जाना जाता है। किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा कि 5 फरवरी का डेट सबसे पहले समझिएगा। 5 फरवरी 1924 को जब गांधी जी रिहा हुए थे तो उन्होंने स्वराजवादियों और कांग्रेस में एकता स्थापित करने के उन्होंने प्रयास किया था। इसी के मतलब थ्रू ना 6 नवंबर 1924 को, ठीक है, 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, चित्तरंजन दास जो थे और नेहरू थे, इन सब ने एक संयुक्त मतलब कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा होता है ना, वक्तव्य जारी करना, वो किए थे। इसे ही गांधीदास पैक्ट कहा गया था। समझ गए इस बात को? 6 नवंबर 1924 को ये गांधीदास जो पैक्ट है ये कहा गया था। 1924 का डेट आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी? 21 का ऑप्शन ए सरोजनी नायडू को। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप जानते हो। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे रहे थे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ना ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था ना, इसी वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नंबर आपका यहाँ पे 24 में बताना है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किए थे? बताइए। तो साबरमती आश्रम का आप जानते हो, सेवाग्राम का भी गांधी जी ने किए थे और फिनिक्स आश्रम का भी गांधी जी ने। आश्रम जो है यह तीनों गांधी जी के द्वारा किया गया था, बट विश्व भारती आपका हो जाएगा, इनके द्वारा ये नहीं किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था बताइए, तो कब किया गया था यह भी पूछा जा सकता है ना। तो वर्ष 1904 में हुआ था। कहाँ पर? तो डरबन में गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स को आप वास्तविक रूप से मछली के नाम से जानते हो। बताना है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम है जो
सही से होगा, क्या होगा बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होगा, सेम वही का वही रहेगा। बताइए 1 टेराग्राम बराबर होता है कितना, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी 10⁻12 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 टेराग्राम बराबर आपको याद रखना है। अगर देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि 1 पिको बराबर कितना होता है, यह जो ऑप्शन ए है ना, यह 1 पिको बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। 10⁻⁻12 आपका होता है 1 पिको बराबर, ठीक है। अगर पूछेगा जैसे 10⁻15 क्यों दिया हुआ -15, तो फेम्टो बराबर होता है, ये फेम्टो करके होता है, फेम्टो बराबर यह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 28 पे आ जाइए। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नाइक्रोम बता देना है। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु यहाँ पर नहीं है, तो 29 का मिश्र धातु नहीं है। इस्पात, कांसा, पीतल है, बट तांबा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सीसा और टीन का होता है फ्यूज तार मिश्र धातु, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, 31 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, फिटकिरी का। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, बताइए तो ऑप्शन डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो ऐसा होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पूछेगा आभासी और सीधा बनेगा, तो जब वस्तु ना अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम का कार्नेलाइट अयस्क होता है, ठीक है। मानव त्वचा में कितनी परत होती हैं, ऑप्शन नंबर सी मानव त्वचा में टोटल 3 परत होता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स आपका सही जवाब। चलिए नंबर 36 बताइए, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है। देखिए हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड भी है, बट चेचक आपका हो जाएगा नहीं है, ठीक है। चेचक जल जनित रोग नहीं है, बल्कि हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस होता है, पेचिस होता है, ये सारे जल जनित रोग ही होते हैं। अगर आपसे पूछ ले बताइए तो वायरस से कौन सी बीमारी होती है, क्या आप याद कर पाएंगे 5 ऐसा कोई बीमारी है जो वायरस से होता है और आपको पता हो? अगर पता हो तो आप क्लास को रोकिए, सोचिए, जवाब अभी आपको बताया जाएगा। तो देखिए वायरस से क्या क्या होता है, डेंगू ज्वर होता है, मेनिंजाइटिस ध्यान रख लीजिए, ठीक है, खसरा है, चेचक है, हर्पिस है, ये सारे होते हैं किससे, वायरस से ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, छोटी माता है, पोलियो है, एड्स है, ये सब वायरस से होने वाली बीमारी है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी आप याद करिए तो ज़रा सा, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से हैजा, टिटनस, तपेदिक, टाइफाइड, प्लेग, आपका ये काली खांसी कह सकते हैं, निमोनिया है, डिफ्थीरिया है, ये सारे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से ही होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर पायरोमीटर बिल्कुल गलत है। दाब के लिए बैरोमीटर, ताप माप के लिए थर्मामीटर और भूकंप के लिए आप सिस्मोग्राफ का यूज करते हो, है ना। तो विभवांतर का पायरोमीटर नहीं होगा। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है ना जिसका कि कहिए मतलब दूर स्थित जो वस्तु है ना उसके तापमान मापने के काम में आता है, ठीक है। तो पायरोमीटर आपका यहाँ पे विभवांतर गलत हो जाएगा। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है कौन सा, क्या पूछा है, रक्त में आरबीसी अगर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है, ऑप्शन सी पॉलीसीथीमिया नामक बीमारी हो जाता है। और हीमोफीलिया ना एक वंशानुगत जो होता है रोग होता है, ठीक है। इसमें चोट लगने पर क्या होता है, ब्लड बहता रहता है, थक्का जल्दी बनता ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, देखिए एड्रेनलिन तनाव की स्थिति में हार्मोन, यह सही है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। डोपामाइन जो होता है हैप्पी हार्मोन होता है। और इंसुलिन आपका रक्त जो उच्च रक्तचाप दिया हुआ यह गलत है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज का जो अंतःस्रावी भाग है ना उसमें
लैंगरहैंस की दूपिकाओं को कि जो बीटा कोशिका होता है ना, यहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्निया के नाम से आप जानते हो। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय के द्वारा। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप आराम से ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए। आप समझ लीजिए होता क्या है कि ये नॉर्मली पदार्थ का जो आयतन है ना, गर्म करने पर तो बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, बट जल का एक मतलब यूनिक कहिए कि प्रॉपर्टी होता है। इसके वजह से ना 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान ना जल का घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपको बताया गया कि यहाँ पे ठीक करना है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है? ऑप्शन सी, अंडाशय जो है ना, ये होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, A.G. टांसले के द्वारा दिया गया था। बताइए कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है, मतलब कि कहाँ से आया है? तो ऑप्शन डी, नहीं डी नहीं, डी नहीं, स्कॉटहोम नहीं है, मॉन्ट्रियल नहीं है, हाँ क्योटो जो आपका प्रोटोकॉल है यहीं से आया था। देखिए कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है ना, जो पूछा है आपसे, ये ऐसे समझिए कि जापान में जो 11 दिसंबर 1937 को ये प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। फिर से समझेंगे, आपको शायद अभी जो बताया गया उसे नहीं सुन करके आप इसे ध्यान से देखिए। 11 दिसंबर 1997 को यह अपनाया गया था और 16 फेब 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय कहिए कि संधि है। इसके थ्रू ना ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो कहिए कि के द्वारा हो रहा जलवायु परिवर्तन वगैरह होता है ना, उसको रोकने के लिए ये मतलब बना हुआ था। ठीक है, इस जो मतलब संधि है, इसमें जो जो देश शामिल हुए थे ना, इसको ना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मतलब कहिए कि उन्हें एक्टिव होना था, जिसे आप प्रतिबद्ध कहते हैं, प्रतिबद्ध होना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बताइए कि किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए, चलैया समिति के द्वारा किया गया था। सबसे पहले चलैया समिति ने सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। देखिए 1994 और 95 में ना 3 सेवा, जिसमें कि आपका टेलीफोन, बीमा और शेयर मार्केट था ना, शेयर बाजार, इस पर सेवा कर लगाया गया था 94-95 में। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा के या बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए ना, ये आपका प्राथमिक लिखा गया है, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। ठीक है, भुगतान अगर ऐसा पूछ ले तो आपको बता देना है ब्याज भुगतान होता है। राजकोषीय घाटा बराबर। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए, ओडिशा में होता है। इसके बाद झारखंड में होता है। इसके बाद अगर पूछे गुजरात बता दीजिए। टॉप 3 को आपको ध्यान रखना होता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, VKRV राय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड
एंड जो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसी में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताया था कितना रुपए, 20 रुपीज इन्होंने बताए थे। नंबर 51 में बताइए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी, संसद के अधिनियम द्वारा होता है। ठीक है, संविधान संशोधन के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य की आपसी सहमति से राज्य के उस समूह के लिए ना एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा जो है ना, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा कर दिया जाता है। नंबर 52 में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए, पंचायत का चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का ना होकर के यह राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं उनका होता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संहिता है, सत्ता का विभाजन है, मूलभूत अधिकार है, बस एकात्मक प्रणाली यह नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने टाइम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 6 वर्षों का होता है। नंबर 55 बताइए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 का मूल जो विषय यानी कि सब्जेक्ट है वो क्या रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, त्वरित दृष्टिकोण हो जाएगा आपका सही जवाब। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, बाहरी संकट के समय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीन सकते हैं आप, नहीं छीना जाता है किसी के द्वारा, बताइए कौन सा। 257 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना है, सी, जीवन का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं किसी से भी। भाषण का मतलब आवागमन मतलब आने जाने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, इन सबको आप मतलब होता है ना कि आपातकाल के टाइम में इसे आपसे ले लिया जाएगा, बट जीवन का अधिकार कैसे लिया जा सकता है। भारत में वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल हैं यह कौन है। 58 ऑप्शन ए, के वेणुगोपाल साहब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद पूछा जा सकता है ना, तो सामंत साहब हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के वेणुगोपाल आपने देख लिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत में भी कौन है, तुषार मेहता हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती आपको बता देना होता है। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग के द्वारा। बताइए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी, बिहार ने। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 44वां जो संस्करण हुआ था ना, माफ़ कीजिएगा 40वां संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। थीम था आत्मनिर्भर भारत। बिहार को स्वर्ण पदक इसमें मिला था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए, 1965 में 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का जो गठन है ये किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, असगर वजाहत आपका राइट आंसर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से इसका हुआ था स्थापना। शार्क का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू बताना है। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। क्रिकेट, ये जो आपका खेल वगैरह है यहाँ से सवाल आना तय रहता है, बार बार आपको कहा जा रहा है इस टॉपिक को अच्छा कर लीजिए आप। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम। ऑप्शन बी, मदर टेरेसा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक बात समझ पाए, यहाँ पे भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पूछा है, महिला, पुरुष नहीं, महिला। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए, केरल में सबसे पहले 1982 में ईवीएम का यूज किया जा चुका है।
सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन, जिसे आप एससीओ संगठन के नाम से जानते हो, इसका जो 22वीं बैठक का आयोजन है यह कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उज्बेकिस्तान में चला था। डेट आप यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, 15 और 16 सितंबर को यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, आप लोगों को प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास दिया जा चुका है ना। एक क्लास में आपको किस चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है, जो अभी आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 69, इसके बारे में लूसेंट का क्लास दिया जा चुका है। काफ़ी सारा उसमें लगभग 50 के आसपास इस तरह का था किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अगर आपने अभी तक उसका क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। आपके बिहार सचिवालय के लिए ही उस क्लास को प्लेटफॉर्म के MCQs के साथ ही दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। देखिए, हेप्रोलॉजी में आपका नींद का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन, अरेंक्रोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। विष विज्ञान का पैथोलॉजी में नहीं किया जाता है। ठीक है, विष विज्ञान को ना टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे आप देख लीजिए, टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। आपको यहाँ पे टिक करना होता है। देखिए, समझ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा अच्छे से कि गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। अगर द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष पूछ लेता है तो अयंगर साहब रहे थे, अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, और पहला जो फर्स्ट वाला जो आपका लोकसभा का मतलब कहिए कि गठन हुआ था ना, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, यह सवाल पूछा जा सकता है। 1952 में, 1952 में पहला लोकसभा का ये गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए इडुटेरिया का क्लास देखा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज था कि चल जल्दी से जल्दी इडुटेरिया वॉल्यूम सेकेंड को, खास करके वॉल्यूम सेकेंड को ख़त्म कर ही दीजिए। आपको पता है सीट नंबर 10 आपने काफ़ी फास्ट देख लिया, काफ़ी फास्ट मतलब फटाफट 1 to 10 आपका करवा दिया गया है। सीट नंबर 11 और 12 कुछ ही घंटों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के कुछ ही घंटों के टाइम में 3 से 4 से 5 घंटे में आपके लिए सीट नंबर जो 11 है और उसके बाद 12 आपका आ जाएगा। आप सारे क्लास को अच्छे से देख लीजिए। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द सीट नंबर 11 के साथ।